आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज़ द पार्ट 7th ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले के जो हमारा पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फ्रांस में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जो रेवोल्यूशनरीज़ थे 1815 में। फिर से जो है मोनार्की आने के बाद में जो रेवोल्यूशनरीज़ थे उन्होंने इसमें एक गैस्पी मैजनी रेवोल्यूशनरी थे, उनके बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद 1815 से 1830 तक सीक्रेटली सारा मूवमेंट होता रहा। सीक्रेटली मतलब चोरी छुप करके लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, विरोध किया रेवोल्यूशनरीज़ ने। लेकिन 1830 से 1838 के जो बीच का समय है उसको बोला जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो समय है 1830 से लेके 1848 तक का, इसको बोला जाता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब ये जो समय था ये क्रांतियों का समय था। इस समय यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में कई क्रांतियाँ हुई, छोटी बड़ी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हम लोग उन विभिन्न क्रांतियों के बारे में देखेंगे, उन क्रांतियों की वजह से क्या चेंजेस आए फ्रांस में प्लस यूरोप में, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। और बहुत से नोन कैरेक्टर जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक मेटरनिच की सेइंग इसी में आएगी। और आप देखेंगे कि इसी तरीके के कई ऐसे टॉपिक्स जो आप फर्दर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, उनके ऊपर फिर से हम लोग थोड़ा थोड़ा नोटिस करेंगे। तो एज कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। आपको पता ही है कि 1815 के बाद से जो कंजर्वेटिव रिजाइम था, मतलब जो फिर से मोनार्की आई थी, जो कंजर्वेटिव रिजाइम आया था 1815 में, उन्होंने क्या प्रयास किया? दे ट्राइड, कंजर्वेटिव रिजाइम ने ये फिर से प्रयास किया। कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। उन लोगों ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने का बहुत कोशिश की, ठीक है, प्रयास करते रहे। लेकिन जो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म है ये धीरे धीरे बढ़ता गया, इंक्रीजिंगली धीरे धीरे बढ़ता गया और एसोसिएट विद द रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ द यूरोप। और ये जो लिबरलिज्म नेशनलिज्म धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया? क्रांतियों तक पहुँच गया, रेवोल्यूशंस तक होने लगी यूरोप के कुछ हिस्सों में, जैसे इटली और जर्मनी के कुछ स्टेट्स में, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, कौन सा एम्पायर था जहाँ पे? ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के कुछ हिस्सों में ये आप देख सकते हैं मैनी रीजन्स ऑफ द यूरोप सच एज इटली एंड जर्मन स्टेट, इटली और जर्मन स्टेट्स में जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है, आयरलैंड में, पोलैंड में, इन जगहों पे धीरे धीरे क्रांतियाँ होने लगी। दीज रेवोल्यूशन वर लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट। ये जितनी भी क्रांतियाँ हो रही थी, फर्स्ट थिंग आपको अपने माइंड में ये रखनी है कि जितनी भी क्रांतियाँ हैं, दीज रेवोल्यूशन वर लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। जितनी क्रांतियाँ लाई गई वो किसके द्वारा लाई गई? लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा। ठीक है, और ये लोग किस समुदाय से बिलोंग्स करते थे? ये थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट्स, पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो प्रोफेसर्स थे, जो स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। इन लोगों ने इन क्रांतियों को लीड किया। क्रांतियों का नेतृत्व जो है ये मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। और पहला जो अपहीवल हुआ, पहली जो बड़ी क्रांति हुई वो फ्रांस में हुई जुलाई 1830 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जुलाई 1830 में एक बहुत बड़ा अपहीवल हुआ फ्रांस में। द बॉर्बन किंग हु हैड बीन रीस्टोर्ड द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। अब आप सबको पता है कि 1815 का जो समय था, जो युद्ध हुआ था वाटरलू का, उसके बाद में रीस्टोर किया गया था मोनार्की को और बॉर्बन किंग का राजा बनाया गया था। अब आपने देखा वही चेंज हो जाएगा। नाउ वर ओवरथ्रोन, अब उसे हटा दिया गया। जो बॉर्बन फैमिली का जो किंग था अब उसे ओवरथ्रोन कर दिया गया बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज। किसके द्वारा उस राजा को हटाया गया? लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने उस राजा को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने राजा को हटाने के बाद क्या किया? हु इंस्टॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उन लोगों ने जो लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, अब इन्होंने क्या किया है? क्या इंस्टॉल कर दिया है? इन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
ठीक है। येस, आई एम गोइंग टू शो यू। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इन लोगों ने इंस्टॉल किया 1830 में, और राजा किसको बने? लुइस फिलिप को एट इट्स हेड। और ये देखिए, आप लुइस फिलिप को भी देख सकते हैं। तो लुइस फिलिप जो हैं वो 1830 में फ्रांस के राजा बनाए गए, हेड बनाए गए। अब फिर से आप देखेंगे ड्यूक मेटरनिच की वही सेइंग जिसको मैंने रिमाइंड कराया था इससे पहले के वीडियो में। When France sneezes, Metternich once remarked, ड्यूक मेटरनिच वही ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे जिन्होंने 1815 की वियना कांग्रेस को होस्ट किया था, उन्होंने फिर से एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस, जब फ्रांस स्नीज करता है, अगर फ्रांस को छींक आती है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो बाकी जो पूरा यूरोप है उसमें उसको ठंड लग जाती है। मतलब एक छोटा सा परिवर्तन, देखिए आपने देखा 1830 की क्रांति सबसे पहले कहाँ आई? फ्रांस में आई। अब आप देखेंगे जो छोटे छोटे कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ड्यूक मेटरनिच की सेइंग है। और क्यों कहा ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि फ्रांस में जो चेंजेस हैं, फ्रांस में होने वाले चेंजेस फ्रांस में जो चेंजेस होते हैं वो पूरे यूरोप को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क अपराइजिंग द ब्रुसेल्स विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब आपने देखा कि यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है, तो जुलाई की जो रेवोल्यूशन थी इसकी अपराइजिंग जो है वो ब्रुसेल्स में हुई। ठीक है, स्पार्क एंड अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, और उसके बाद में जो बेल्जियम है और विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। जो यूनाइटेड किंगडम था नीदरलैंड का, बेल्जियम ने उसको हटा दिया, उसके शासन को ख़त्म कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर देखते हैं एन इवेंट दैट मोबलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट्स अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ जिसने मोबलाइज कर दिया जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको और ज़्यादा गतिशील बना दिया, ये कौन सा मूवमेंट हुआ? एजुकेटेड एलिट्स के द्वारा पूरे यूरोप में। ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। जो ग्रीक देश है, जो वहाँ की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो युद्ध हुआ, उसने सारे जितने भी नेशनलिस्ट फीलिंग थे, जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे अक्रॉस द यूरोप, पूरे यूरोप में, उनकी जो कामों की गतिशीलता थी उसको बढ़ा दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक का स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध हुआ उसने। ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ये आपको याद रखना है कि ग्रीक में 15th सेंचुरी तक, ठीक है, ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ग्रीक किस एम्पायर का हिस्सा था? ऑटोमन एम्पायर का। कौन सी सेंचुरी तक? 15th सेंचुरी तक। ठीक है, 15th सेंचुरी तक ग्रीक जो है वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। अब आपने देखा कि जब धीरे धीरे जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का विकास हो रहा था यूरोप में, तो इसी प्रकार की एक छोटी जो स्ट्रगल है वो 1821 में ग्रीक में भी स्टार्ट हुई। ग्रीक के लोगों के बीच में भी खुद को स्वतंत्र करने की फीलिंग्स आने लगी। नेशनलिज्म इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द Greek living in exile and also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture। और जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के, उनका तो सपोर्ट मिला ग्रीक में रहने वाले लोगों को, और इसी के साथ ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल, और ग्रीक के वो लोग जिनको एग्जाइल दिया गया था वो लोग भी, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। और इसके साथ जो वेस्ट यूरोपियन लोग थे जिनको सिंपैथी थी ग्रीक के एसेंट कल्चर से, क्योंकि ग्रीक का कल्चर बहुत ज़्यादा ग्रेट रहा है, तो उनके कल्चर से जिन लोगों को सिंपैथी थी उन्होंने ग्रीक के लोगों का सपोर्ट किया। पोएट्स, आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और कुछ पोएट और आर्टिस्ट्स ने ये बताना शुरू किया कि जो ग्रीक है वो सभ्यता का क्रेडल की तरह है, उसने जो है मतलब सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया। तो एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। और लोगों की जो ओपिनियन है उसको बदलने की कोशिश की कि ये जो मुस्लिम एम्पायर है, जो ऑटोमन एम्पायर है, इससे ग्रीक को स्वतंत्र कराने में ग्रीक के लोगों की मदद की जाए। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन, नाम इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश पोएट जो अंग्रेज़ी एक कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बैरन, इन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया, पैसा इकट्ठा किया, और उस पैसे की मदद से एंड लेटर वेंट टू फाइट
इन द वॉर, और पैसा इकट्ठा करके ये युद्ध करने गए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, और उस युद्ध में फीवर की वजह से 1824 में लॉर्ड बैरन की मृत्यु हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, और अंततः 1832 में आपने देखा फ्रांस में जब सत्ता परिवर्तन हो गया उसके बाद में ग्रीस की इन स्ट्रगल में और तेज़ी आ गई, और अंततः एक ट्रीटी हुई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। आप इसको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि ग्रीस को स्वतंत्रता कौन सी ट्रीटी के बाद मिली, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। 1832 की जो ट्रीटी हुई है कॉन्स्टेंटिनोपल की, उसके बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंस नेशन रिकॉग्नाइज किया गया। ग्रीस को क्या माना गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया। तो ये इस वाले पार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो दो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी है जो अक्सर कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहली चीज़, ये ड्यूक मेटरनिच की सेइंग, ये अक्सर आता है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब ये है कि फ्रांस में अगर छोटा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। इसीलिए ड्यूक मेटरनिच ने एक बार ये कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब कभी फ्रांस को अगर छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। तो वही आपने देखा 1830 के बाद कई देशों ने अपने आप को स्वतंत्र कराया। फॉर एग्जाम्पल ग्रीक को स्वतंत्रता मिली 1832 में, कौन सी ट्रीटी के बाद में, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है।